नमस्कार और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए एक कह सकते हैं एक ऐतिहासिक एक दिवसीय मैच से जुड़े कुछ स्रोत हैं। हाँ, ऐतिहासिक तो था ही। मतलब इसने क्रिकेट जगत में काफी हलचल मचाई। ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं था। इंग्लैंड ने इसे 342 रनों के रिकॉर्ड तोड़ अंतर से जीता। 342 रन, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है वनडे क्रिकेट में। जरा सोचिए, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 414 रन बना डाले, एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और जवाब में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 72 पर ढेर। अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल। तो ये मैच साउथहैम्पटन में खेला गया था, सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि दक्षिण अफ्रीका पहले ही शुरुआती 2 मैच जीत चुकी थी। हाँ, सीरीज तो 2-0 से उनके नाम हो चुकी थी। तो टेक्निकली एक डेड रबर मैच था। मतलब सीरीज के नतीजे पे इसका कोई असर नहीं पड़ना था। सही कहा। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड ने जैसा खेला वो वाकई असाधारण था। कमाल का प्रदर्शन। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि ये मैच कैसे इतना यादगार बना। बिल्कुल। हमारा फोकस रहेगा इंग्लैंड की विस्फोटक बल्लेबाजी पर, खासकर जैकब बिटेल के उस शतक पर। हाँ, और जोफ्रा आर्चर की वापसी और उनकी वो घातक गेंदबाजी। और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का वो चौंकाने वाला पतन, उस पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद यही समझना है कि भाई इंग्लैंड इतना जबरदस्त कैसे खेली और दक्षिण अफ्रीका से कहां, मतलब क्या गड़बड़ हुई। जी हाँ, हम जैकब बिटेल, जो रूट, जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखेंगे और मैच के उन खास पलों पर भी ध्यान देंगे जिन्होंने खेल का रुख बदला। तो फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी से ही शुरू करते हैं। उसे एक मास्टर क्लास कहना शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और इंग्लैंड की शुरुआत ठीक-ठाक रही। पहला विकेट बेन डकेट पर गिरा, स्कोर था 5-9 रन। उसके बाद जेमी स्मिथ आए। ओहो, वो अच्छी लय में दिख रहे थे। हाँ, उन्होंने तेजी से रन बनाए, 72 रन। इस सीरीज में उनका दूसरा अर्धशतक था ये। लेकिन पारी की जो असल कहानी है वो लिखी जैकब बिटेल और जो रूट की साझेदारी ने। ओहो, वो साझेदारी क्या कमाल की थी। हाँ, दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 182 रन जोड़े। और जैकब बिटेल, उन्होंने तो जैसे महफिल ही लूट ली। बिल्कुल, सिर्फ 82 गेंदों पर 110 रन, और ये उनके पेशेवर करियर का पहला शतक है, सोचिए। पहला शतक, और वो भी इतने अहम मौके पर। और ये भी देखिए कि सिर्फ 21 साल की उम्र में वो इंग्लैंड के लिए पुरुषों के वनडे में शतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और ये पारी इसलिए भी खास है क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ समय से उनके कम खेलने और फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे। आलोचना हो रही थी। तो इस शतक ने उन सारे सवालों का एक तरह से जवाब दे दिया है। दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन। सही का। और उनका खेलने का अंदाज भी मतलब काफी आक्रामक था, खासकर केशव महाराज के खिलाफ। हाँ, उन्होंने महाराज पर अटैक किया, सीधे छक्के लगाए, निगर बैटिंग। और वो कैच नांद्रे बर्गर ने जो छोड़ा था, ओ हाँ, वो तो टर्निंग पॉइंट हो सकता था। जब बैटर्स 44 पर थे, बर्गर ने कैच टपका दिया। जरा सोचिए वो कितना महंगा पड़ा होगा दक्षिण अफ्रीका को। बहुत ज्यादा महंगा। एक तो कैच छूटता है, मनोबल गिरता है, और फिर जब वही बल्लेबाज शतक बना दे तो फील्डिंग टीम पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इस शतक ने ना सिर्फ इंग्लैंड की लिमिटेड ओवर्स टीम में बैटल की जगह, आप कह सकती हैं, लगभग पक्की कर दी है। हाँ, अब तो वो पक्के दावेदार हो गए। बल्कि उन्हें दुनिया के सबसे रोमांचक युवा बल्लेबाजों में भी शामिल कर दिया है। सूत्रों में तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनका ये फॉर्म न्यूजीलैंड दौरे पर भी जारी रहता है तो पर्थ में जो पहला एशेज टेस्ट है, हाँ, वहां नंबर 3 पर ऑली पोप की जगह वो एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी छलांग होगी उनके लिए। बिल्कुल। और शतक पूरा करने के बाद उनका वो जश्न, वो भी देखने लायक था। हाँ, अपने करियर का पहला सीनियर शतक सभी फॉर्मेट्स में, 141वीं पारी में वो बाहें फैलाए पवेलियन की तरफ दौड़े। जाहिर है बहुत बड़ा पल था उनके लिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरे छोर पर जो रूट थे, हमेशा की तरह शांत, संयमित। जी, जो रूट, उन्होंने भी अपना क्लास दिखाया। 95 गेंदों में 100 रन। ये उनका 19वां वनडे शतक है। हाँ, और किसी भी दूसरे अंग्रेज बल्लेबाज से 6 ज्यादा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनकी पारी एकदम क्लासिक रूट थी, है ना? एकदम। बाउंड्रीज कम, सिर्फ 6 चौके, लेकिन विकेटों के बीच दौड़ कैसी। हाँ, वो सिंगल डबल से स्कोर चलाते रहते हैं। 50 सिंगल, 10 डबल और 2 ट्रिपल।
उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी फील्डरों को सच में खूब दौड़ाया, थका दिया। बेटेल जहां आक्रामक थे, रूट ने एंकर का रोल निभाया। बिल्कुल, उन्होंने बेटल को खुलकर खेलने दिया, खुद एक छोर संभाले रखा और फिर अपना शतक भी पूरा किया। ये साझेदारी इसीलिए इतनी सफल रही, दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। और जब ये दोनों सेट बल्लेबाज आउट हुए, तब भी रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आए जॉस बटलर और आते ही मोर्चा संभाल लिया। आखिरी ओवरों में क्या तबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सिर्फ 32 गेंदों पर नाबाद 62 रन। उन्होंने महाराज और मुल्डर पर लंबे छक्के लगाए और बगर की गेंद पर वो एक अजीब सा शॉट, रैम्प शॉट जिसे कहते हैं। हाँ, वो उनका ट्रेडमार्क शॉट बनता जा रहा है। तेज गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करके गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से फाइन लेग बाउंड्री की तरफ उछाल देना। आजकल T20 में बहुत दिखता है ये। हाँ, और बटलर इसमें माहिर हैं। विल जैक्स ने भी अंत में आकर कुछ तेज रन जोड़े। इसी बीच वो एक मजेदार वाकया भी हुआ। हाँ, वो अलार्म वाला। जब जैक्स ने बर्गर पर सीधा छक्का मारा, ठीक उसी वक्त सरकार का कोई इमरजेंसी अलार्म टेस्ट शुरू हो गया। और स्टैंड्स में बैठे कई लोगों के फोन एक साथ बजने लगे। क्या माहौल होगा वो। हाँ, एक तरफ बल्लेबाजी का शोर, दूसरी तरफ ये अलार्म। इसी गहमा-गहमी के बीच इंग्लैंड का स्कोर 400 के पार चला गया। ये 7वीं बार था जब इंग्लैंड ने वनडे में 400 या उससे ज्यादा रन बनाए। जी हाँ, अंत में स्कोर था 5 विकेट पर 414 रन। एक बहुत ही विशाल स्कोर। अब दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 415 रनों का लक्ष्य, ये तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब पता चला कि उनके कप्तान टेम्बा बावुमा पिंडली में खिंचाव के कारण बल्लेबाजी के लिए फिट नहीं है। ओह, तो वो बैटिंग नहीं करने वाले थे। ये तो बड़ा झटका था। निश्चित रूप से लक्ष्य का पीछा करना तो मतलब शुरू से ही लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और फिर गेंद लेकर आए जोफ्रा आर्चर, जिनकी वापसी का सब इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। और क्या वापसी की है। आते ही कहर बरपाना शुरू कर दिया उन्होंने। एकदम अपने शुरुआती स्पेल में ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ कर रख दी। क्या आंकड़े थे उनके। पहले 7 ओवरों में सिर्फ 18 रन दिए और 4 बड़े विकेट ले लिए। बाप रे, 7 ओवर 18 रन 4 विकेट। और सिर्फ विकेट नहीं लिए, बल्कि जिस गति और उछाल से गेंदबाजी की, उसने बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। हाँ, सुनने में आया है कि वो लगातार 93 मील प्रति घंटे यानी करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाल रहे थे। बिल्कुल, और अपनी दूसरी ही गेंद पर एडन मार्क्रम को चलता किया। मार्क्रम का बड़ा विकेट। हाँ, फिर रियान रिकल्टन, मैथ्यू ब्रीट्सके और ट्रिस्टन स्टब्स सबको पवेलियन भेजा। बल्लेबाज साफ तौर पर उनकी गति से असहज दिख रहे थे। स्टब्स और कॉर्बिन बॉश को तो शरीर पर गेंदें भी लगी। हाँ, गेंदें तेजी से उठ रही थीं। इसे स्रोत सीयरिंग स्पेल कह रहे हैं। मतलब ऐसी गेंदबाजी जिसने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को सचमुच नाचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ विकेट लेना नहीं था, ये एक तरह से डोमिनेट करना था। बिल्कुल, वो दबदबा दिखा जो लंबे समय बाद आ चुकी गेंदबाजी में नजर आया। आर्चर के अलावा दूसरे गेंदबाजों ने भी अच्छा साथ दिया। हाँ, ब्राइटन कार्स ने भी 2 विकेट लिए। वियान मुल्डर और डेवॉल्ट ब्रेविस के अहम विकेट। ब्रेविस का विकेट भी महत्वपूर्ण था। जी हाँ। और फिर आदिल रशीद आए, अपनी लेग स्पिन से निचले क्रम को समेटा और 3 विकेट लिए। हालांकि इंग्लैंड ने फील्डिंग में कुछ मौके गंवाए, 2 कैच छोड़े। हाँ, वो भी हुआ, वरना शायद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर और भी कम होता। खैर, अंततः पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम महज 16.5 ओवरों में 72 रनों पर सिमट गई। सिर्फ 72? वो अपने सबसे कम वनडे स्कोर जो 69 रन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1993 में, उसके बेहद करीब पहुंच गए थे। बाल बाल बचे उस रिकॉर्ड से। हाँ, वो केशव महाराज और नांद्रे बर्गर के बीच आखिरी विकेट के लिए 15 रन की साझेदारी हो गई, उसने बचा लिया। फिर भी 342 रनों की हार, ये तो वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हारों में से एक है। बिल्कुल। ज़ाहिर दक्षिण अफ्रीका के लिए ये एक बहुत ही निराशाजनक दिन था। कप्तान बावुमा जो बैटिंग नहीं कर पाए, उन्होंने मैच के बाद माना कि ये खराब प्रदर्शन था और चीजें बहुत गलत हुईं। हाँ, ट्रॉफी लेते समय भी उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। जीत की ट्रॉफी थी लेकिन हार इतनी बड़ी थी। यहाँ दक्षिण अफ्रीका के नजरिए और उनकी समस्याओं पर गौर करना जरूरी है, जैसा आपने पहले कहा। हाँ, पहली बात तो ये कि इस मैच में वो तीव्रता, वो इंटेंसिटी नजर नहीं आई जो पहले 2 मैचों में थी। क्या सीरीज जीतने के बाद थोड़ी ढिलाई आ गई थी, ये सवाल उठता है। हो सकता है उन्होंने अपने प्रमुख तेज गेंदबाज लुंगी एनेगिडी को आराम भी दिया था। क्या ये एक रणनीतिक चूक थी? शायद। और फील्डिंग में भी काफी ढीलापन दिखा। हाँ, ब्रिट्सके ने जेमी स्मिथ का एक आसान कैच छोड़ा और सबसे महंगा तो वो बर्गर का बीटर वाला कैच छोड़ना साबित हुआ।
ये छोटी छोटी गलतियां बड़े स्कोर की नींव रख देती हैं अक्सर। निश्चित रूप से। और फिर गेंदबाजी में अनुशासन की कमी, वो तो साफ थी। 27 अतिरिक्त रन, जिसमें 19 वाइड गेंदें थीं। ये तो अस्वीकार्य है इस लेवल पर। इससे न सिर्फ रन बढ़ते हैं बल्कि गेंदबाजों पर दबाव भी आता है, उन्हें फिर से गेंद डालनी पड़ती है। और नांद्रे बर्गर का स्पेल, 0 विकेट लेकर 95 रन। हाँ, ये दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे इतिहास का सबसे महंगा गेंदबाजी स्पेल बन गया। और अपना पहला मैच खेल रहे कोडी यूसुफ, उन्होंने भी बिना विकेट लिए 80 रन लुटा दिए, जो किसी दक्षिण अफ्रीकी डेब्यूटेंट के लिए सबसे ज्यादा हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि गेंदबाजी पूरी तरह से बेअसर रही। ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात नहीं है ना, ये टीम की रणनीति और दबाव झेलने की क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। और एक पैटर्न जो उभर कर आ रहा है वो शायद ज्यादा चिंताजनक है दक्षिण अफ्रीका के लिए। कौन सा पैटर्न? ये लगातार दूसरी ऐसी वनडे सीरीज थी जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने पहले 2 मैच जीते, सीरीज अपने नाम की। हाँ। और फिर तीसरे यानी डेड रबर मैच में 400 से ज्यादा रन लुटा दिए और मैच बुरी तरह हार गई। अच्छा, ऐसा पहले भी हो चुका है? हाँ, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या सीरीज जीतने के बाद टीम मानसिक रूप से थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, या फिर टीम मैनेजमेंट ऐसे मैचों में कुछ ज्यादा ही प्रयोग करने लगता है जो उल्टे पड़ जाते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है। इसका जवाब तो दक्षिण अफ्रीकी टीम को ही खोजना होगा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे मैच और हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे मिले विश्लेषण को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? इंग्लैंड की तरफ से देखें तो उनकी बल्लेबाजी की गहराई और मारक क्षमता जबरदस्त थी। हाँ, बेटिल का उभर कर आना, रूट की वो भरोसेमंद पारी और फिर बटलर का फिनिशिंग टच, कमाल का कॉम्बिनेशन। और गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर की फॉर्म में वापसी और उनकी गति का जो प्रभाव था वो साफ दिखा। कप्तान हैरी ब्रूक ने इसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा और वो सही था। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की कमजोरियां खुलकर सामने आ गई। हाँ, खासकर ऐसे मैच में जहां सीरीज का नतीजा तय हो चुका हो, उसमें तीव्रता बनाए रखने में कमी दिखी। फील्डिंग की बड़ी गलतियां हुई, गेंदबाजी में अनुशासन की कमी नजर आई। और हाई पेस के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ा गई। और जैकब बेटल का प्रदर्शन, ये सिर्फ एक शतक नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक युवक खिलाड़ी का दबाव में खुद को साबित करना था, आलोचकों को जवाब देना था, और शायद भविष्य के लिए, खासकर एशेज जैसी बड़ी सीरीज के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना था। बिल्कुल। और अंत में वो 342 रनों का विशाल अंतर, ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। हाँ, उस दिन दोनों टीमों के बीच प्रदर्शन का कितना बड़ा फासला था, ये साफ दिखता है। इंग्लैंड पूरी तरह हावी रहा और दक्षिण अफ्रीका कहीं नजर ही नहीं आया। तो कुल मिलाकर ये मैच इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम की बेंच स्ट्रेंथ और उनकी क्षमता को दिखाता है। जी हाँ। और वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए ये सीरीज जीत के बावजूद एक तरह की चेतावनी है कि उनमें इस तरह की भारी गिरावट क्यों आ जाती है, खासकर तब जब दबाव कम होना चाहिए था। ये सोचने वाली बात है कि ऐसी बड़ी हार का टीम के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, भले ही उन्होंने सीरीज जीती हो। बिल्कुल। और आगे की सोचते हुए एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो जैकब बेटल को लेकर है। उनका ये प्रदर्शन, खासकर शतक बनाने का तरीका और दबाव झेलने की क्षमता, ये आने वाले महत्वपूर्ण दौरों जैसे कि एशेज के मद्देनजर इंग्लैंड टीम के अंदर समीकरणों को कैसे बदल सकता है? हाँ। क्या चयनकर्ता अब उन्हें एक मुख्य बल्लेबाज के तौर पर शायद नंबर 3 पर देखने लगेंगे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बेटेल ने निश्चित रूप से एक मजबूत दावा पेश किया है। हाँ, किया तो है। उनका इस तरह से प्रदर्शन करना इंग्लैंड के मध्य क्रम को और ज्यादा विकल्प और गहराई देता है, साथ ही टीम में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाता है। सही बात है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वो इस फॉर्म को आगे भी बरकरार रख पाते हैं। हाँ, निरंतरता महत्वपूर्ण होगी। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो वो निश्चित रूप से एशेज जैसे बड़े मंच के लिए नंबर 3 जैसी अहम जिम्मेदारी के प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इस एक पारी ने चयनकर्ताओं के सामने विचार करने के लिए एक नया और मजबूत विकल्प तो रख ही दिया है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इस यादगार मैच पर। हाँ, काफी कुछ हुआ इस मैच में। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।